आज की क्लास हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित है। रिट सेकंड लेवल एसएसटी एग्जाम के अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड 3 यूनिट दे रखी है और इतिहास का सिलेबस प्राचीन, मध्यकाल व आधुनिक भारत के अंदर विभाजित किया गया है। आज की क्लासेज के अंदर आपके सामने जितने भी सवाल आएंगे वे प्राचीन भारत से संबंधित सवाल हैं, जिनके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्न आज की क्लास के अंदर लिए जाएंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भोगवा नदी के द्वारा लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। पर देखिए, इस सवाल के अंदर कुछ और भी बात आई है, जैसे कि विश्व की ज्यादातर प्राचीन सभ्यताएं नदी घाटियों के किनारे स्थित रही थी। जैसे मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे, उसी तरह चीन की सभ्यता हांगो, यांगतजी और सिक्यांग नदी के किनारे। इस प्रश्न का सही उत्तर है भोगवा। लोथल हड़प्पा सभ्यता के एक व्यापारिक स्थल के रूप के अंदर चर्चित रहा है। इस कारण लोथल के अंदर हमको गोदी क्षेत्र का जिक्र मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, गोदी एक लोकल वर्ड है। महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में बंदरगाहों के लिए गोदी शब्द काम में लिया जाता है। इस गोदी के स्थल के ऊपर इस प्रश्न के अंदर छोटा बंदरगाह या डॉकयार्ड जैसा शब्द भी काम में लिया जा सकता है। इस प्रश्न में भोगवा के अलावा जो और भी ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में भी थोड़ा जानिएगा। चेनाब नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडा स्थित था, जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है हिंडन। आप लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी हड़प्पा सभ्यता के कई स्थल हमको मिले हैं, आलमगीरपुर, बड़गांव और अंबखेड़ी। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित था। चौथे ऑप्शन के अंदर दे रखी है प्रवरा नदी। आप जानते हो महाराष्ट्र के अंदर हड़प्पा सभ्यता का स्थल मिलता है दैमाबाद, और वह दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। तो इस प्रश्न का ज्यादा बेटर आंसर है भोगवा नदी। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड प्रश्न के ऊपर। सेकंड प्रश्न दे रखा है, हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई है? हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग स्थलों से कई पशुओं के बारे में जानकारियां मिलती है। कहीं से पशुओं के जीवाश्म मिले हैं, तो कहीं से मिट्टी के बर्तनों के ऊपर भी पशुओं की आकृतियां अंकित मिलती है। हड़प्पीय स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियों के प्रमाण इस स्थल से प्राप्त हुए। कालीबंगा स्थल से ऊंट की हड्डियों के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा स्थल की खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा, और इस जगह पर खुदाई का काम करवाया गया था ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर जैसे पुरातत्व वेत्ताओं के द्वारा यहां पर खुदाई का कार्य करवाया गया। इस प्रश्न में और भी कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि चनहुदड़ो, पाकिस्तान के अंदर स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल चनहुदड़ो। ये स्थल फेमस हुआ था, महज से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर, जहां से कांसे का बना रथ हमें प्राप्त होता है, और ये बाड़ा नामक स्थल पंजाब के अंदर स्थित है। कहते हैं कि नष्ट होती हुई हड़प्पा सभ्यता के बारे में कई स्थलों से हमको जानकारी मिलती है, जिनमें से बाड़ा नामक स्थल से भी नष्ट होती हुई हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के प्रमाण प्राप्त होने की बात कही गई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में कितने अन्नागार मिले? अन्नागार से अर्थ है अनाज सुरक्षित रखने के स्थान। हड़प्पा सभ्यता का
प्रथम ज्ञात स्थल? कहते हैं 1826 के अंदर चार्ल्स मैसन को इस स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, पर थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हुई। हड़प्पा से हमें पुरातात्विक महत्व की ज़्यादा सामग्रियां नहीं मिल पाती है, क्योंकि रेलवे लाइन बिछाते समय में इस स्थल को नुकसान पहुंच गया। हड़प्पा से 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जो हमको बताते हैं कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के अंदर भी लोगों ने अकाल की स्थिति के अंदर बचाव के लिए अन्नागारों का निर्माण किया होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल अन्नागार हमें हड़प्पा से ही प्राप्त नहीं होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो स्थल से भी अन्नागार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आइएगा अगले सवाल की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुहरें प्राप्त हुई है? यह प्रश्न आर्थिक इतिहास से रिलेटेड है। हड़प्पा सभ्यता की इकोनॉमिक हिस्ट्री या आर्थिक इतिहास से संबंधित है यह प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के अंदर कई मुहरें मिलती है, जिसके अंदर अधिकांशतः मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सैलखड़ी नामक पत्थर जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोग मुहरें बनाते थे, अधिकांश मुहरें वर्गाकार आकृति की प्राप्त हुई है। फारस की खाड़ी की जो मुहरें हैं वह लोथल स्थल से प्राप्त हुई है, और यह चीज प्रमाणित करती है कि लोथल के व्यापारिक संबंध फारस की खाड़ी के साथ के अंदर रहे थे। इसके अलावा लोथल के व्यापारिक संबंध मिस्र के साथ भी प्रमाणित होते हैं, क्योंकि लोथल से ममी के प्रमाण भी प्राप्त हो रहे हैं। तो केवल लोथल के व्यापारिक संबंध फारस की खाड़ी के साथ ही प्रमाणित नहीं होते, मिस्र के साथ में भी लोथल के व्यापारिक संबंध प्रमाणित होते हैं। तो सही आंसर था इस प्रश्न का लोथल। ऑप्शन के अंदर और भी जगहें दे रखी है, उन जगहों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए एग्जाम के अंदर। जैसे कि ऑप्शन के अंदर फर्स्ट दे रखा है सोर्तुगोई। यह जगह अफगानिस्तान के अंदर स्थित है, सोर्तुगोई नामक स्थल, और कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से नहरों के प्रमाण प्राप्त होते हैं वह सोर्तुगोई स्थल रहा था। सुतका गैडनोर जगह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मकरान समुद्र तट के किनारे स्थित था, सुतका गैडनोर नामक स्थल। और इस स्थल की विशेषता है कि यहां से बना हुआ दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर बना हुआ प्राप्त हुआ है। चौथा स्थल दे रखा है धौलावीरा। यह स्थल भी गुजरात के अंदर स्थित था, धौलावीरा। तो मुहरें प्राप्त हो रही है लोथल नामक स्थल से हड़प्पा सभ्यता के अंदर, फारस की खाड़ी की मुहरें। नेक्स्ट हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में पॉलिश प्रयुक्त युक्त स्तंभ प्राप्त हुए हैं? इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। कहते हैं कि शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों की या विद्वानों की मान्यता थी कि पॉलिश युक्त स्तंभ मौर्य काल में ही प्राप्त होते हैं, परंतु हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी पॉलिश युक्त स्तंभ मिलते हैं इस जगह से। धौलावीरा जो गुजरात के अंदर हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, यहां से पॉलिश युक्त स्तंभ प्राप्त हो रहे हैं। धौलावीरा स्थल की खोज की गई थी डॉक्टर जगपति जोशी के द्वारा, और यहां पर उत्खनन का कार्य कराया गया था डॉक्टर RS विष्ट के द्वारा। धौलावीरा के अंदर खुदाई करवाने का काम किया गया। तो धौलावीरा से पॉलिश युक्त स्तंभ प्राप्त हो रहे हैं, और अब वर्तमान के अंदर यह धारणा मानी जाती है कि भारत के अंदर पत्थरों को चमकाने की कला का विकास हड़प्पा काल में ही हो गया था। पर ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के अंदर अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि भारत में पत्थर चमकाने की कला का सर्वाधिक विकास किस काल के अंदर मिलता है, तो वहां पर उत्तर हो जाएगा मौर्य काल।
पर हड़प्पा से भी हमें धौलावीरा से पॉलिश युक्त स्तंभ प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट आइएगा अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। आप जानते हो हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर नगर द्विस्तरीय थे, दो भागों के अंदर डिवाइड है हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर नगर, पश्चिमी और पूर्वी भाग के अंदर। पश्चिमी टीले की खुदाई से दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और पूर्वी टीले की खुदाई से नगर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रश्न है, जहां पर दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे, इसका मतलब है दुर्ग की रक्षा के लिए अलग से प्रबंध किए गए और नगर की रक्षा के लिए अलग प्रबंध किए गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था, सही उत्तर है कालीबंगा। यहां से हमें दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल से भी हमें दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से भी हमें दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा स्थल हड़प्पा सभ्यता का जहां से हमें दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, कालीबंगा। तभी हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहकर पुकारा था। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहकर पुकारने का काम किया था। नेक्स्ट प्रश्न लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टी का अभिलेख प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है धौलावीरा। धौलावीरा स्थल से नाम पट्टी का अभिलेख प्राप्त हो रहा है, जिसके ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता के आधुनिक स्थलों के अंदर धौलावीरा के बारे में जिक्र आता है। धौलावीरा स्थल की खासियत है, यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर था जो 3 भागों के अंदर विभाजित था। दुर्ग, मध्यम भाग और उसके बाद अलग से लोगों के रहने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। धौलावीरा से चट्टान काटकर बनाए गए 16 तालाबों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से एक विशाल स्टेडियम भी हमें प्राप्त हुआ है और नाम पट्टी का अभिलेख भी धौलावीरा से हमें प्राप्त होता है। इस प्रश्न में मुंडीगाक स्थल दे रखा है ऑप्शन के अंदर। मुंडीगाक अफगानिस्तान में है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल। कालीबंगा राजस्थान के अंदर, सुरकोटड़ा गुजरात के अंदर हड़प्पा सभ्यता का स्थल। सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, पर सामान्यतः ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। उसका विशेष कारण यह कि हड़प्पा सभ्यता के जिन स्थलों से घोड़े की जानकारी प्राप्त होने की बात कही गई है, वह जानकारी हड़प्पा काल के बाद की बताई जाती है। इस कारण ध्यान रखिएगा, सामान्यतः यही माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सैंधव सभ्यता के स्थानों की खोज हुई? 1947 के अंदर हमारे देश का विभाजन हुआ, तब एक समस्या खड़ी हो गई। हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर स्थल पाकिस्तान के अंदर जा चुके थे। भारत में हड़प्पा सभ्यता के बहुत कम स्थल बचे, जिनमें एक तो बात आती है पंजाब के अंदर कोटला निहंग नामक स्थल की। तो भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने प्रयास किए
कि भारत में भी हड़प्पा सभ्यता के नवीन स्थलों को खोजा जाए, और उसी का परिणाम था कि भारत के इन चारों राज्यों के अंदर हड़प्पा सभ्यता के स्थल खोजने का काम किया गया। और सबसे ज्यादा भारत में हड़प्पा सभ्यता के स्थल इस राज्य से प्राप्त होते हैं। गुजरात से सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिल रहे हैं। जैसे गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के नाम आते हैं लोथल, सुरकोटड़ा, धौलावीरा, रंगपुर, रोजदी, मालवण, कुंतासी और देसलपुर नामक जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता के, वे हमें गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर दैमाबाद का जिक्र, राजस्थान में कालीबंगा का, और पंजाब के अंदर रोपड़, बाड़ा और संगोल जैसे स्थानों के बारे में उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? इस प्रश्न में देखिए चारों विशेषताएं नजर आती है हमें सिंधु घाटी सभ्यता की, पर एग्जामिनर चाहता है बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है इस प्रश्न का। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था की भी बात आती है। हड़प्पा सभ्यता को हम एक नगरीय सभ्यता कह रहे हैं, क्योंकि यह सभ्यता मुख्य रूप से व्यापार वाणिज्य के ऊपर आधारित थी। केवल गांव की वजह से नगरीय सभ्यता नहीं होगी, मुख्य रूप से यह सभ्यता व्यापार वाणिज्य के ऊपर आधारित थी, इस कारण इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था भी विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में भी हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। स्त्री देवी की पूजा करते थे, शिव के प्रारंभिक रूप की पूजा, प्रजनन शक्ति की पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, प्रतीक पूजा के भी हमें प्रमाण मिलते हैं। तो धार्मिक जीवन भी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। पर हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता यदि चुननी हो तो वह होगा नगर निर्माण योजना। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता रही थी। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना आधुनिक नगरों की नगर निर्माण योजना से भी ज्यादा उन्नत मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर चौड़ी चौड़ी सड़कें, सड़कों के किनारे मकान, मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ न खुलकर पीछे गली की तरफ खुलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली को वर्तमान की जल निकास प्रणाली से भी श्रेष्ठ बताने का काम किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने मकानों का निर्माण करते समय में भी विशेषकर अपनी एकात्मकता का ध्यान रखा गया था। तो सबसे प्रमुख विशेषता तो है हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना। इस सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में हमें ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रही है। समाज को 4 वर्गों के अंदर विभाजित बताया जाता है, शासक वर्ग, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग। तो चारों विशेषताएं हैं हड़प्पा सभ्यता की, पर सबसे प्रमुख विशेषता इस सभ्यता की कहलाएगी नगर निर्माण योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान किस व्यक्ति ने आकृष्ट किया? इस ऑप्शन के अंदर जो चारों व्यक्तियों के नाम आते हैं, इन चारों का हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें कुछ न कुछ योगदान नजर आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1826 के अंदर सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले की तरफ ध्यान आकर्षित करने का काम किया था। 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले की तरफ ध्यान आकर्षित किया। 1853 व 1873 में कनिंगम को हड़प्पा से कुछ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हो रही है, पर यह अलेक्जेंडर कनिंगम हड़प्पा सभ्यता में अपनी रुचि नहीं दिखा रहा है। उसका कारण था कनिंगम भारत में नवीन स्थलों को खोजने का इच्छुक नहीं था। कनिंगम का इंटरेस्ट है
हमारे देश के प्राचीन ग्रंथों में जो स्थल बताए गए उनको खोजने का ज्यादा इच्छुक था कनिंगम। जॉन मार्शल, इनका तो नाम विशेष कर आता है हड़प्पा सभ्यता के अंदर। 1924 के अंदर लंदन में जॉन मार्शल ने सारी दुनिया के समक्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। जॉन मार्शल के द्वारा पुस्तक भी लिखी गई है, मोहन जोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन नाम से पुस्तक लिखने का काम किया गया है जॉन मार्शल के द्वारा। मार्टिमर व्हीलर भी एक पुरातत्ववेत्ता है। हड़प्पा नामक स्थल पर जो खुदाई हुई थी, हड़प्पा स्थल की खुदाई में 3 पुरातत्ववेत्ताओं का प्रमुख योगदान नजर आता है। एक तो दयाराम साहनी, एक मार्टिमर व्हीलर और एक माधव स्वरूप वत्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो है चार्ल्स मैसन, जिन्होंने 1826 के अंदर सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया था? इस प्रश्न की विशेषता समझिएगा। इस प्रश्न को इस तरह से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण बताइए जो साहित्य के आधार पर प्रमाणित होता है। हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया, इस मत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे मार्टिमर व्हीलर। और मार्टिमर व्हीलर से पहले भी विद्वानों में नाम आता है गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट। ये 3 विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाह्य आक्रमण या उसी आक्रमण को आर्यों का आक्रमण बताना का काम कर दिया गया था। ऋग्वेद के अंदर जिक्र मिलता है, ऋग्वेद के अंदर हर्युपीय दुर्ग नामक शब्द मिलता है और विद्वान कहते हैं कि यह हर्युपीय दुर्ग हड़प्पा सभ्यता का ही कौन सा स्थल था? हड़प्पा। और ऋग्वेद में लिखा है कि हर्युपीय दुर्ग को इंद्र ने नष्ट किया था। इंद्र आर्यों के प्रमुख देवता हैं, वे हर्युपीय दुर्ग या हड़प्पा दुर्ग को नष्ट कर रहे हैं। उस आधार पर कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के अंदर आर्यों का योगदान बताया जाता है। जॉर्ज एफ डेल्स जैसा विद्वान वो तो कहता है कि नदियों की दिशा परिवर्तन ने हड़प्पा सभ्यता के पतन में योगदान दिया था। ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष जैसे विद्वान कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुई, उसके कारण भी हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल नष्ट हुए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सूक्त है, गद्य नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वाजसनेय। वाजसनेय इस प्रश्न का सही उत्तर है। यजुर्वेद की कई शाखाओं का जिक्र मिलता है, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्रेय और वाजसनेयी शाखाएं यजुर्वेद की मिलती है, जिनमें से शुरुआत की 4 शाखाएं काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्रेयी, ये तो मिलकर बनाती है कृष्ण यजुर्वेद। और वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानी जाती है। तो वाजसनेयी संहिता के अंदर केवल सूक्त हैं, गद्य नहीं मिलता है वाजसनेयी संहिता के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है द्युत क्रीड़ा जिस कर्मकांड का अंग थी वह है। द्युत क्रीड़ा से मतलब है जुआ खेलना, यह द्युत क्रीड़ा का अभिप्राय होता है। द्युत क्रीड़ा राजसूय यज्ञ का अंग थी।
राजसूय यज्ञ प्राचीन भारत में राजा करते थे अपने राज्याभिषेक के अवसर के ऊपर। और द्युत क्रीड़ा के द्वारा कहा जाता है कि इस क्रीड़ा के द्वारा राजा को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। अग्निष्टोम यज्ञ भी वैदिक साहित्य में जिक्र मिलता है। अग्निष्टोम यज्ञ के अंदर सोम पीसा जाता है। अश्वमेघ यज्ञ राजा अपनी विजयों के उपलक्ष्य के अंदर करता है। करिरिष्ट यज्ञ अकाल के समय के अंदर किया जाता है। करिरिष्ट यज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न सभाओं में से किसे नरिष्ट कहा गया है? जिसका अर्थ है एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे भंग नहीं किया जा सकता था। ऑप्शन के अंदर फर्स्ट लिखा हुआ है श्रेणी। श्रेणी सभा नहीं है। प्राचीन भारत के अंदर एक ही प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों का संगठन श्रेणी कहलाता था। श्रेणी व्यवस्था के बारे में जातक ग्रंथों से हमको जिक्र मिलता है। मौर्य काल, गुप्त काल में भी श्रेणी व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। बुद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार की श्रेणियों का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा है विद्वत सभा और समिति। ये तीनों वैदिक काल के अंदर संस्थाएं हैं जो कहते हैं कि राजा को शासन चलाने में सहायता देती थी। विद्वत सामान्यतः विद्वान लोगों की सभा बताई जाती है। सभा कबीले के वरिष्ठ लोग सभा के सदस्य होते थे और समिति के सदस्य कबीले के सभी लोग होते थे। सभा मुख्य रूप से बुजुर्गों व प्रमुख व्यक्तियों की संस्था है और इस सभा में लाए गए प्रस्ताव को भंग नहीं किया जा सकता था। इस कारण इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सभा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य वैदिक स्त्री के संदर्भ में असंगत है? पहला उत्तर दे रखा है स्त्री सभाओं के अंदर भाग लेती थी। बिल्कुल सही है। वैदिक काल में स्त्रियां सभा और समिति की गतिविधियों में भाग ले रही है। नेक्स्ट दे रखा है स्त्री यज्ञ में भाग लेती थी। ऋग्वेद में हमें स्त्री के लिए शब्द मिलता है जायदेस्तम, जिसका अर्थ है स्त्री ही घर है। इसका अर्थ है विभिन्न कर्मकांडों के अंदर स्त्रियों की प्रमुख भूमिका रहती थी। स्त्री वैदिक शिक्षा की अधिकारिणी थी। वैदिक काल के अंदर हमें कई विदुषी स्त्रियों के नाम मिलते हैं, जैसे ऋग्वेद के अंदर लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलोमी, काकसावर्ती जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल के अंदर गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता और मैत्रेयी जैसी स्त्रियों का उत्तर मिलता है। तो ये तीनों सही है। स्त्री सभाओं में भाग लेती थी, यज्ञ में भाग लेती थी। स्त्री वैदिक शिक्षा की अधिकारिणी थी। चौथा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वैदिक काल के अंदर परिवार मात्र सत्तात्मक नहीं है। वैदिक काल के अंदर परिवार पितृ सत्तात्मक बताए गए हैं। हड़प्पा काल के अंदर परिवारों को मात्र सत्तात्मक बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जल प्लावन की कथा जिसमें एक अलौकिक मछली द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, सविस्तार ये कथा कहां पर मिलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर जल प्लावन की कथा के बारे में जिक्र मिलता है। और देखिए विश्व इतिहास को उठाए तो दुनिया के अधिकांश धर्मों के अंदर जल प्लावन की कथा का जिक्र मिलता है और भारत के अंदर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इस कथा का उल्लेख मिलता है। मनु को प्राचीन भारत का पहला कानून निर्माता के रूप के अंतर्गत जाना जाता है। मनु स्मृति शुंग काल के अंदर रची गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, सुना सेप की कथा जिसमें उसके पिता अजीगर्त द्वारा उसे हरिश्चंद्र को बेच देने का वर्णन मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर इस कथा का हमें जिक्र मिलता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय व कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में जिक्र आता है। ये जो सुनसेप की कथा के अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में एक और कथा का भी जिक्र आता है। ऋजास्व की कथा भी हमें जिक्र मिलती है। सामान्यतः कहा जाता है वैदिक काल में परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण होता है, पर कुछ कथाएं ऐसी है जो बता रही है कि जरूरत पड़ने पर पिता अपनी संतान के प्रति उग्र हो सकता है, और वही कथाएं मिलती हैं ऋजास्व और सुनसेप की कथा के रूप के अंदर उनका उल्लेख मिलता है। सुनसेप की कथा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर मिल रही है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को ही संक्षिप्त रूप के अंदर ब्राह्मण ग्रंथों के रूप के अंदर लिखा गया। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की टीकाओं के रूप के अंदर जाने जाते हैं। अथर्व वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण ग्रंथ, और बृहदारण्यक उपनिषद ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन के अंदर पहला दे रखा है श्वेताश्वर उपनिषद, रुद्र देवता को समर्पित है श्वेताश्वर उपनिषद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में शामिल किया गया है। छांदोग्य उपनिषद के अंदर इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची के अंदर सम्मिलित किया गया है। उपनिषद प्राचीन भारत के अंदर प्रारंभिक दार्शनिक ग्रंथों में उपनिषदों का जिक्र आता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान या आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के निकट निष्ठापूर्वक बैठना, यह उपनिषद शब्द का अर्थ होता है। उपनिषद संख्या में 108 मिलते हैं। प्रमुख उपनिषदों के अंदर 11 उपनिषदों की बात कही जाती है, क्योंकि शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों के ऊपर भाष्य की रचना करने का काम किया गया था शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? ऑप्शन के अंदर फर्स्ट दे रखा है उपकुर्बाण, नहीं होगा उपकुर्बाण। प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करता था, तो वे ब्रह्मचारी जो शिक्षा समाप्ति के पश्चात ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करते हैं उनके लिए उपकुर्बाण शब्द काम में लिया गया है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है अंत्यज, ये भी नहीं होगा। प्राचीन भारत में नगर व गांव की सीमाओं से बाहर रखे जाने वाली जातियों के लिए अंत्यज शब्द काम में लिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है व्रात्य स्तोम। व्रात्य का अर्थ होता है वे व्यक्ति जो अपने वर्ण के कर्तव्यों से विमुख हो गए हो, उन लोगों को पुनः आर्य बनाने के लिए जो संस्कार किया जाता है वह व्रात्य स्तोम संस्कार था। पांचरात्र का जिक्र एक धर्म के रूप के अंदर भी मिलता है। शुरुआत के अंदर भागवत धर्म, यही भागवत धर्म आगे चलकर वैष्णव धर्म और पांचरात्र धर्म के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है। 4 ऑप्शन में निष्क, हिरण्यपिंड, सतमान और कासार्पण का जिक्र मिलता है। वैदिक काल के अंदर मुद्रा व्यवस्था, पूर्व वैदिक काल के अंदर मुद्रा व्यवस्था नहीं थी। उत्तर वैदिक काल के अंदर मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन हुआ, पर यह माना जाता था कि उत्तर वैदिक काल में भी अधिकांशतः व्यापार वस्तु विनिमय के ऊपर आधारित था। तो वैदिक काल के अंदर मुद्रा व्यवस्थाओं में निष्क, हिरण्यपिंड और सतमान का जिक्र मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कासार्पण, क्योंकि कासार्पण वैदिक कालीन मुद्रा नहीं है। मौर्य काल के अंदर चांदी के सिक्कों के लिए कासार्पण शब्द काम में लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्दालक आर्यणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें अंकित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है छांदोग्य उपनिषद के अंदर जिक्र मिलता है। उद्दालिक आरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के मध्य का संवाद, और इस संवाद के द्वारा ब्रह्म और आत्मा के बीच में अभिन्नता बताने का काम किया गया है। उपनिषदों का सर्वोच्च ज्ञान है ब्रह्म और आत्मा के मध्य एकता। उपनिषदों के अंदर शुरुआत में अलग से ब्रह्म के बारे में विवेचन मिलता है, अलग से आत्मा के बारे में विवेचन मिलता है। अंत के अंदर उपनिषदों में हमें 4 वाक्य मिलते हैं जिनके द्वारा ब्रह्म और आत्मा की एकता के बारे में जिक्र किया गया है। उन 4 वाक्यों को महावाक्य के नाम से भी जानने का काम किया जाता है। तो छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक आरुणी और श्वेत केतु के मध्य संवाद के जिक्र के द्वारा ब्रह्म और आत्मा की एकता के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रमाण चिन्ह था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रमाण चिन्ह प्रमुख रूप से माना जाएगा यज्ञ। कहते हैं कि आर्य अपने देवी देवताओं को यज्ञों के द्वारा प्रसन्न करते थे। आर्य पारलौकिकता की अपेक्षा लौकिकता में ज्यादा विश्वास करते थे। आर्यों ने अपने देवी देवताओं से कहीं पर भी मोक्ष नहीं मांगा है। आर्य अपने देवी देवताओं से अपने लिए पशु संपत्ति और पुत्र मांगते थे। ध्यान शब्द का उल्लेख हमको मिलता है योग दर्शन के अंदर। योग के 8 अंग पढ़ते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ तो है सत्य के मार्ग के ऊपर चलना। ब्रह्मचर्य का आश्रम के रूप के अंदर भी उल्लेख मिलता है। योग शब्द का उल्लेख कई जगहों के ऊपर मिल जाता है, जैसे पतंजलि के योग दर्शन में योग शब्द का अर्थ होता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। जबकि गीता के अंदर लिखा हुआ है आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग के रूप के अंदर जाना जाता है। तो आर्यों का धार्मिक जीवन इतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ था कि आर्य योग और ध्यान की तरफ आगे बढ़ चुके थे। आर्यों ने यज्ञों के द्वारा ही अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने का कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे? हम जानते हैं कि आर्यों के ओरिजिनल होम को लेकर कई मत प्रचलित है। कई अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के ओरिजिनल होम को लेकर अलग अलग बात कही है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया था। ब्रेंडेस्टीन का तर्क है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ब्रेंडेस्टीन का तर्क है आर्य
मध्य एशिया से आए थे। पर ब्रेंडस्टीन से पूर्व भी मैक्स मूलर ने ऋग्वेद व ईरानी ग्रंथ जैंद अवेस्ता में समानता के आधार पर यह मत प्रतिपादित कर दिया था कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया माना जा सकता है। पर ऑप्शन के अंदर मैक्स मूलर का नाम नहीं है, इस कारण ब्रेंडस्टीन सही माना जाएगा। पर्सी ब्राउन का मूल स्थान के क्षेत्रों में ज्यादा योगदान नहीं है। भारतीय कला के क्षेत्र में पर्सी ब्राउन के द्वारा ज्यादा काम किया गया है। विंसेंट स्मिथ के बारे में आप पढ़ते हो, जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा और चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा गया। तो इस प्रश्न का उत्तर है ब्रेंडस्टीन। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। पहले ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है एक स्त्री। रामायण के अंदर जिक्र मिलता है सीता का एक स्त्री के रूप के अंदर। पर हमारा प्रश्न है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। सीता एक धार्मिक संप्रदाय भी नहीं है। सही उत्तर होगा इस प्रश्न का राजकीय भूमि से प्राप्त आय, उसको मौर्य काल के अंदर सीता कहा गया है। मौर्य काल के अंदर हमें 18 तीर्थ या महामात्रों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मौर्य काल में हमें अध्यक्षों का भी जिक्र मिलता है। अध्यक्षों को यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट के नाम से पुकारा है और उन्हीं अध्यक्षों में एक आता है सीता अध्यक्ष, जिसका काम था राजकीय भूमि का प्रबंध देखना। तो उसी सीता अध्यक्ष से शब्द निकल रहा है सीता। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल मान का प्रभारी था, यानी माप तोल का प्रभारी मौर्य काल के अंदर कौन रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पोतवा अध्यक्ष। माप तोल के प्रभारी के रूप के अंदर पोतवा अध्यक्ष को जाना गया। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का प्रधान था मौर्य काल के अंदर। मौर्य काल में प्रमुख व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ और दक्षिणापथ का उल्लेख मिलता है। लक्षणा अध्यक्ष टकसाल विभाग का प्रधान, जहां सिक्के ढालने का काम किया जाता था। इसी लक्षणा अध्यक्ष के साथ एक और अधिकारी का पद जुड़ता है रूप दर्शक, जिसका काम था सिक्कों की बनावट के बारे में जानकारी, सही सिक्के बने इसकी देखभाल करता था रूप दर्शक नामक अधिकारी। सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने के विभाग का प्रधान, या आप कह सकते हो जहां पशुओं को मारा जाता था उस विभाग का प्रधान सूना अध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर तो है अशोक। हमें अशोक के अभिलेखों से उल्लेख मिलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करी थी। और अशोक कहता है यहां पर भगवान यानी बुद्ध का जन्म हुआ है। इस कारण अशोक ने लुम्बिनी में कर घटाकर भी कम कर दिया था। प्राचीन भारत में सामान्यतः उपज का 1/6 भाग कर के रूप के अंदर लिया जाता था, किंतु अशोक ने लुम्बिनी के अंदर कर घटाकर उपज का 1/8 भाग कर दिया था। कनिष्क ने भी बुद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। चीनी यात्री हावेनसांग के प्रभाव से हर्ष भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया है। पाल वंश के अधिकांश शासकों ने बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया था, जिसमें धर्मपाल का भी उल्लेख
आता है, पर अशोक के अभिलेखों में हमें जिक्र मिलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित में से किन की सेवाएं ली थी? अशोक के संदर्भ में जानने योग्य एक बात है कि अशोक के अकॉर्डिंग धर्म और धम्म दोनों शब्द अलग अलग हो जाएंगे। वास्तव में धर्म और धम्म दोनों शब्द एक ही है। धर्म शब्द को ही पाली भाषा के अंदर धम्म के नाम से पुकारा गया है, पर जब हम अशोक को पढ़ रहे हैं तो अशोक के अकॉर्डिंग अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन में तो था बुद्ध धर्म का अनुयायी, किंतु अपने अभिलेखों में अशोक ने अपनी जनता के पालन करने के लिए जो धम्म के विचार दिए उन्हें किसी भी स्थिति में बुद्ध धर्म नहीं कहा जा सकता है। अशोक के दूसरे व 7वें स्तंभ अभिलेख से अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरे स्तंभ लेख से भी अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक ने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए कई नवीन अधिकारियों के पदों का गठन किया है। अशोक के तीसरे शिलालेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए युक्त, राजुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों को भी नियुक्त करने का काम किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये सभी व्यक्ति या अधिकारी हैं जिन्हें अशोक ने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक का समकालिक तुर्मय कहां का राजा था? अशोक के 13वें शिलालेख के अंदर हमें कई विदेशी राजाओं का जिक्र मिलता है। अंतियोक, तुर्मय, अंतकिनी, मग, एलिक सुंदर जैसे विदेशी शासकों का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख के अंदर मिलता है और उनमें तुर्मय नामक शासक मिस्र का था। अशोक का समकालिक तुर्मय शासक मिस्र का राजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? अशोक की धम्म नीति को समझना होगा। अशोक अपने धम्म के बारे में क्या कहता है? अशोक ने अपने स्तंभ लेखों में अपने आप से प्रश्न किया है धम्म क्या होता है, और उसके बाद अशोक उत्तर देता है अपासीनवे, बहुकयाने, दया, दाने, सच्चे, सोचिए, माददे, साधवे, जिसका अर्थ होता है पाप से दूर हटना, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, दया, दान, सत्यता, पवित्रता रखना, अपने स्वभाव के अंदर सज्जनता रखना। उसके बाद अशोक कहता है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इनका पालन किस तरीके से करता है, तो अशोक कहता है जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा के विचार रखो, माता पिता गुरुओं की सेवा करो, दासों के प्रति उचित व्यवहार करो। इसके अलावा अशोक ने व्यक्ति को कई बातों से बचने की बात कही है। जैसे अशोक कहता है निष्ठुरता, चंडता, उग्रता, क्रोध और घमंड व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए, और ये सभी चीजें संभव है किसके द्वारा? स्वनियंत्रण के द्वारा। तो अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था स्वनियंत्रण। तीनों चीज आती है, दान, दया और संयम, इनके बारे में भी बात करता है, पर मेन चीजें दान, दया और संयम भी व्यक्ति कर किसके द्वारा सकेगा? स्वनियंत्रण के द्वारा व्यक्ति दान, दया और अपने आप को संयमित रखने का काम कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी वर्तमान के अनुसार कर्नाटक के बीजापुर क्षेत्र के अंदर वातापी जगह हैं। 6ठी से लेकर 8वीं शताब्दी तक दक्षिणा पथ में चालुक्य वंश के द्वारा राज्य किया गया। चालुक्य वंश
का संस्थापक जिक्र मिलता है। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था और इसी वातापी के चालुक्य वंश के अंदर सबसे प्रमुख शासक हुआ पुलकेशिन द्वितीय। तो वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी वातापी। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डायोनिसस किसे निर्दिष्ट करता है? मेगस्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त ने यूनानी सेल्यूकस को पराजित किया है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत के रूप के अंदर मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर भेजा था। मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका ग्रंथ लिखा गया है। मेगस्थनीज की इंडिका मूल रूप के अंदर उपलब्ध नहीं है। मेगस्थनीज के बाद भारत में कई यूनानी और रोमन लेखक जो आए थे, उन्होंने इंडिका के अंशों को लिखने का काम किया। उन्हें ही संकलित करके इंडिका के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। मेगस्थनीज भारत की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में उल्लेख करता है। यद्यपि मेगस्थनीज से कई गलतियां हो गई है, क्योंकि मेगस्थनीज यूनानी था, हमारे देश की व्यवस्था को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। जैसे मेगस्थनीज मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं कर रहा है, उसके स्थान पर मेगस्थनीज कहता है कि भारतीय समाज 7 जातियों के अंदर विभक्त था। मेगस्थनीज ने भारत में दास प्रथा का भी उल्लेख नहीं किया है मौर्य काल के अंदर, जबकि कौटिल्य अर्थशास्त्र से हमें पता चल रहा है कि मौर्य काल के अंदर दास प्रथा मौजूद थी। मेगस्थनीज ने भारतीय धार्मिक जीवन का जिक्र किया है, जिसके अंदर मेगस्थनीज डायोनिसस के रूप के अंदर शिव पूजा के बारे में उल्लेख करता है। मेगस्थनीज ने हेराक्लीज नामक देवता का भी उल्लेख किया है, जिसे भारतीय धर्म के अंदर वासुदेव कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेगस्थनीज ने डायोनिसस, शिव को बताने का काम किया है। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य शासन काल में पिंड कर एक कर था। पिंड कर मौर्य काल के अंदर कौन सा कर रहा है, उसके संदर्भ में पूछा गया है। भारत में पहली बार एक विस्तृत राज्य मौर्यों ने स्थापित किया। एक विस्तृत नौकरशाही भारत में पहली बार मौर्यों के काल में मिलती है। तो इतने बड़े राज्य और इतनी बड़ी नौकरशाही को संभालने के लिए मौर्यों ने अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम किया था। इस कारण हमें गुप्त काल की अपेक्षा मौर्य काल में कई अलग अलग करों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। मौर्य काल के अंदर पिंड कर एक ग्राम से संयुक्त रूप से इकट्ठा किए जाने वाला कर था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4। एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर को पिंड के रूप के अंदर जाना गया है। मौर्य काल के अंदर कुछ गांव ऐसे भी मिलते हैं जिनको कर मुक्त रखा गया था। जैसे परिहारिक शब्द मिलता है कर मुक्त गांव के लिए, परिहारिक शब्द काम में लिया गया। परिहीनक कर का भी हमें जिक्र मिलता है। अगर पशु कृषि को नुकसान पहुंचा देते हैं तो जिस व्यक्ति के पशु है उससे जुर्माने के रूप के अंदर परिहीनक नामक कर भी वसूल किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धान्यगारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जाता था? हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी संकट काल में अन्नागारों का हमें उल्लेख मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अलावा अन्य कालों में भी हमें धान्यगारों के निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रश्न में पहला ऑप्शन दे रखा है मधुबन ताम्रपत्र। मधुबन ताम्रपत्र हर्षवर्धन का है। हर्षवर्धन के मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख
हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, उनके अंदर धान्यगारों का उल्लेख नहीं हमें प्राप्त होता है। पूना ताम्रपत्र चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता का ताम्रपत्र है, इसमें भी धान्यगारों का उल्लेख नहीं है। दामोदरपुर ताम्रपत्र बांग्लादेश से हमें प्राप्त हुआ है, गुप्त काल का दामोदर ताम्रपत्र, इसमें भी धान्यगारों का उल्लेख नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सोहोगोरा ताम्रपत्र के अंदर हमें धान्यगारों का उल्लेख मिलता है। पर इस प्रश्न में सावधानी रखने योग्य प्रमुख बात है, सोहोगोरा ताम्रपत्र को मौर्य काल का बताया जाता है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के यद्यपि हमें अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं, पर हम कहते हैं कि सोहोगोरा और महास्थान जो अभिलेख है वे मौर्यकालीन अभिलेखों के अंदर माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया था? अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जलगांव रेलवे स्टेशन के नजदीक है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं से हमें चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम अंग्रेजों की मद्रास सेना की टुकड़ी के द्वारा अजंता की गुफाओं को खोजा गया था। यहाँ के चित्रों को प्रकाशित करवाने का काम किया था सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। यहाँ के चित्रों को प्रकाशित करवाया गया था। अजंता से 29 गुफाएं प्राप्त हुई जिनके अंदर चित्र बनाए गए थे, पर वर्तमान में अजंता की अधिकांश गुफाओं के चित्र नष्ट हो चुके हैं। अजंता की पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं व 16वीं व 17वीं गुफा के चित्र ही सुरक्षित अवस्था के अंदर हमें प्राप्त होते हैं। अजंता की 16वीं गुफा का मरणासन्न राजकुमारी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रों के अंतर्गत माना जाता है। अजंता की गुफाएं किस टाइम पीरियड के अंदर इन गुफाओं में चित्रकारी का काम किया गया? चालुक्य वंश नहीं होगा इसका उत्तर। चालुक्यों ने कर्नाटक के क्षेत्र के अंदर राज्य किया गया। पल्लवों ने तमिलनाडु के अंदर कांची के क्षेत्र के अंदर राज्य किया। कदम्ब वंश कर्नाटक के अंदर कुंतल के क्षेत्र में कदम्ब वंश का उदय हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है वाकाटक। पर इस प्रश्न के अंदर यदि गुप्त वाकाटक युग भी लिखा जाए तो गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि अजंता की गुफाओं के चित्र बन रहे महाराष्ट्र के अंदर और इस समय महाराष्ट्र में वाकाटक वंश राज्य कर रहा था, जिसका संस्थापक था विंध्य शक्ति। और इसी वंश के साथ गुप्त राजाओं ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ में। तो प्रश्न के अनुसार तो सही उत्तर है वाकाटक युग। पर गुप्त वाकाटक युग के अंदर भी अजंता की गुफाओं के चित्रों का निर्माण माना जाता है। सामान्यतः अजंता की गुफाओं के चित्रों का निर्माण काल 2री शताब्दी ईस्वी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक का मानने का काम किया जाता है। अजंता की गुफाओं के ज्यादातर चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बताए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया। हुण विदेशी हैं जिन्होंने भारत के अंदर आक्रमण किया था। भारत के अंदर विदेशी आक्रमण प्रारंभ माने जाते हैं कई कालों के अंदर। जैसे यद्यपि कुछ विद्वानों ने आर्यों को विदेशी बताया है, पर कई विद्वान आर्यों की भारतीय उत्पत्ति की भी बात करते हैं। उत्तर मौर्य काल के अंदर भारत में कई विदेशी आक्रमण हुए, जिनमें बैक्ट्रियन, ग्रीक, शक, कुषाण, हुणों का हमें जिक्र मिलता है। गुप्त काल में भारत पर आक्रमण करने वाली एकमात्र विदेशी जाति जिनका उल्लेख मिलता है वे थे हुण,
जिन्होंने गुप्त काल के अंदर भारत के अंदर आक्रमण किए। समुद्रगुप्त के समय विदेशी आक्रमणों का जिक्र नहीं मिलता है। समुद्रगुप्त ने यद्यपि विदेशी क्षेत्रों को जीता था। प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं और 24वीं पंक्ति से समुद्रगुप्त की विदेशी राज्यों की विजय का उल्लेख मिलता है, पर समुद्रगुप्त के काल के अंदर हुणों के आक्रमण नहीं हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसने भी विदेशी आक्रमणकारी जो भारत में मौजूद थे उनको पराजित किया, पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने हुणों को पराजित नहीं किया था। रामगुप्त गुप्तों के इतिहास का एक कायर शासक है। इसके टाइम पीरियड में भी हुणों के आक्रमण नहीं हुए थे। गुप्त काल के अंदर हुणों को पराजित किया गया था स्कंद गुप्त के द्वारा। स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख हमें जिक्र करता है कि स्कंद गुप्त ने हुणों को पराजित किया था। सौराष्ट्र के क्षेत्र के अंदर हुण आक्रमणकारी खुस नेवाच को कहते हैं कि स्कंद गुप्त के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विदेशी थे। इन्होंने भारत में उत्तर मौर्य काल में आक्रमण किए हैं। भारत में शकों की कई शाखाओं के द्वारा राज्य किया गया, जिनमें उत्तर पश्चिमी भारत के 2 शक वंश प्रमुख हुए। एक तो सहरात वंशी शक और एक कार्दमक वंशी शक। सहरात वंशी शकों में भूमक, नेहपान जैसे व्यक्तियों का जिक्र आता है। कार्दमक वंशी शकों में यशोमतिक, चष्टन और रुद्रदामन का उल्लेख मिलता है। भारत में शकों का अंतिम बार हमें उल्लेख गुप्त काल के अंदर मिलता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका समय 300 से 319 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम ने शकों को पराजित नहीं किया। चंद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाने का काम किया था। समुद्रगुप्त के द्वारा भी शकों को पराजित नहीं किया गया। समुद्रगुप्त ने कुषाणों को पराजित किया है। भारत में कुषाणों का अंतिम बार उल्लेख समुद्रगुप्त के समय ही मिल रहा है। गुप्त शासक कुमारगुप्त का शासनकाल गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शांति का काल कहलाता है। यद्यपि सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के प्राप्त हो रहे हैं, इसका राज्य सर्वाधिक विस्तृत था, पर कुमारगुप्त ने कोई बड़े युद्ध लड़े हो उनके बारे में हमारे पास में जानकारी उपलब्ध नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक है, जिसे शक विजेता के रूप के अंदर जानने का काम किया जाता है। सबसे बड़ी बात है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया, पर चंद्रगुप्त द्वितीय की शक पराजय के हमें स्पष्ट प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया, ये हम निकालते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुफालेख के आधार के ऊपर। चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख के आधार पर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय की बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 ईस्वी से 412 ईस्वी के मध्य शकों को पराजित करने का काम किया था, और कहा जाता है चंद्रगुप्त ने शक विजय के पश्चात पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाने का काम किया गया था। चंद्रगुप्त ने शक राजाओं के सिक्कों की नकल पर चांदी के सिक्के भी चलाने का काम किया जाता था। तो शक विजेता के रूप के अंदर जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, जिसका टाइम पीरियड है 375 से 412 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल के किस अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है? ऑप्शन के अंदर दिए हुए चारों अभिलेख गुप्त काल के माने जाते हैं। यद्यपि जूनागढ़ अभिलेख शक शासक रुद्रदामन प्रथम का था, किंतु इस अभिलेख के साथ गुप्त शासक स्कंदगुप्त का भी नाम जुड़ता है। भीतरी स्तंभ लेख है गुप्त शासक
स्कंद गुप्त का अभिलेख है और भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किया गया था। मेहरौली लोह स्तंभ लेख, ये अभिलेख गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का बताया जाता है, किंतु डॉक्टर श्रीराम गोयल जिक्र करते हैं कि मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख का चंद्र नामक राजा समुद्रगुप्त को बताया गया है। तो गुप्त काल में भूमि बिक्री संबंधी विवरण हमें प्राप्त होता है दामोदरपुर ताम्रपत्र से भूमि बिक्री संबंधी विवरण प्राप्त होता है। गुप्त शासक कुमार गुप्त के बांग्लादेश से हमें कई अभिलेख मिलते हैं। दामोदरपुर ताम्रपत्र, धनदेह, कलादुकुरी, सुल्तानपुर लेख, बेग्राम लेख कुमार गुप्त के प्राप्त हुए हैं और इन अभिलेखों के अंदर भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित बातों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का उल्लेख मिलता है? भारत में सामंतवादी व्यवस्था का उदय गुप्त काल में बताया जाता है। गुप्त राजाओं की उपाधियों में परम भट्टारक उपाधि मिलती है, जिसमें भट्टारक शब्द से अभिप्राय सामंत से लिया जाता है। समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, इस अभिलेख से पता चलता है समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी था। इसी अभिलेख में लिखा हुआ है, एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त के कई पुत्र और पुत्रों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। कुमारगुप्त का दामोदर अभिलेख, जिसके अंदर बात हुई भूमि से संबंधित क्रय विक्रय की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसे पर्याक प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, इस अभिलेख में भी महासामंत शब्द का उल्लेख नहीं मिल रहा है। गुप्त शासक वैन्य गुप्त का गुणेधर अभिलेख, इसके अंदर महासामंत शब्द का हमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी। ऑप्शन में शब्द लिखा हुआ है दसार्ण। दसार्ण शब्द पूर्वी मालवा के लिए काम में लिया गया था। दसार्ण शब्द पूर्वी मालवा के लिए काम में लिया गया था। कहते हैं गैड़वाल वंश का राजा था गोविंद चंद्र गैड़वाल, उसने दसार्ण विजय करी थी और उसी दसार्ण विजय के उपलक्ष्य के अंदर गोविंद चंद्र गैड़वाल ने अपने पोते का नाम रखा था जयचंद्र गैड़वाल, जिसे आप संयोगिता के पिता के रूप के अंदर जानते हो। दसपुर शब्द काम में लिया गया है पश्चिमी मालवा के लिए। दसपुर शब्द काम में लिया गया है। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में दसपुर शब्द का हमें उल्लेख मिलता है। मेहरौली स्थान दिल्ली के अंदर, जहां से गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली अभिलेख प्राप्त हो रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के बाद में पाटलिपुत्र के अलावा अपनी दूसरी राजधानी कौन सी जगह को बनाया था? उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाने का काम किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है। भारत में आप कई संवतों का प्रचलन देखते हो। विक्रम संवत, शक संवत, हर्ष संवत वगैरह का जिक्र मिलता है। अधिकांश संवतों की तिथि इतिहासकारों के द्वारा निर्धारित की गई है। जैसे कि गुप्त संवत की तिथि क्या है, कहीं पर भी ओरिजिनल सोर्सेज के अंदर गुप्त संवत की डेट नहीं मिलती है। गुप्त संवत की डेट को निकाला गया है। समुद्रगुप्त के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत नहीं की गई। चंद्रगुप्त द्वितीय पहला गुप्त शासक, जिसका समय हमने अभिलेखों के आधार पर निर्धारित करने का काम किया गया। कुमार गुप्त का समय भी अभिलेखों के आधार पर निर्धारित किया गया है।
गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है 319 के अंदर गुप्त संवत की शुरुआत हुई। कई प्रमाण यूज किए गए, उसके बाद में गुप्त संवत की तिथि निकाली गई। जैसे कि अल बरूनी जो महमूद गजनवी के काल के अंदर भारत आया था, अल बरूनी लिखता है कि शक संवत और गुप्त संवत के मध्य 241 वर्ष का अंतर था और उस आधार पर गुप्त संवत की एक तिथि निकलती है 319 से 20वीं तिथि निकलने का काम होता है और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त संवत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। कारण है, हम लोग कहते हैं गुप्तों का पहला शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, इस कारण उससे गुप्त संवत के प्रतिपादन का श्रेय दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा लकुलिस पाशुपत मत पर प्रकाश डालता है? हमें शैव धर्म के कई संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। पाशुपत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, कश्मीरी शैव संप्रदाय, ये शैव धर्म के उप संप्रदाय जो भारत के अंदर विद्यमान रहे थे। शैव धर्म के पाशुपत उप संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस को बताया जाता है। गुप्त काल के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख पाशुपत मत के बारे में जिक्र करता है। मथुरा अभिलेख 61 गुप्त संवत का अभिलेख है और यह पहला अभिलेख है गुप्तों के इतिहास का जिसके अंदर हमें गुप्त संवत का उल्लेख मिलता है और इसी मथुरा अभिलेख के आधार पर हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की प्रथम तिथि निर्धारित करी थी 375 ईस्वी, इसी मथुरा अभिलेख के आधार पर निर्धारित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त राजाओं तथा उनके परवर्ती राजाओं के शासन काल के संदर्भ में विष्टि क्या है? पहला ऑप्शन में लिखा है भू उपज में राजा का भाग, नहीं होगा। सामान्यतः प्राचीन भारत में राजा के भाग को भाग के रूप के अंदर जाना जाता है। विष्टि आपातकालीन कर भी नहीं होगा। मौर्य काल के अंदर यद्यपि आपातकालीन करों का जिक्र मिलता है, प्रणय मौर्य काल के अंदर आपातकालीन कर के रूप में जिक्र मिलता है। स्थानीय प्रमुखों द्वारा उगाया गया कर भी विष्टि नहीं था। प्राचीन भारत में विष्टि को बेगार को प्राचीन भारत के अंदर विष्टि कहा गया है। गुप्त राजाओं के काल के अंदर विष्टि का जिक्र मिलता है, पर गुप्तों से पहले भी विष्टि का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जिसके अंदर रुद्रदामन कहता है कि उसके समय में सुदर्शन झील टूट गई थी और रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण अपने पैसों के द्वारा करवाया गया। वह कहता है कि उसके द्वारा जनता से कोई विष्टि नहीं ली गई। तो विष्टि का उल्लेख गुप्त काल या गुप्तों के परवर्ती काल में नहीं, गुप्तों से पूर्व के काल में भी विष्टि का जिक्र मिलता है। बेगार अर्थात बिना पैसे के करवाया जाने वाला श्रम, उसे विष्टि कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी गणिका वसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है? गुप्त काल के अंदर साहित्य की रचना हुई है। अधिकांश साहित्य गुप्त काल में संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया और उसी गुप्तकालीन साहित्य में हमें जिक्र मिल रहा है चारुदत्त और वसंत सेना के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। मालती माधव ग्रंथ गुप्त काल का नहीं है। मालती माधव ग्रंथ की रचना की गई थी भवभूति के द्वारा। भवभूति ने मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित जैसे ग्रंथों की रचना की गई थी। भवभूति जो मालती माधव के रचयिता थे
भवभूति को संरक्षण दिया गया था। कश्मीर के अंदर शासक हुए ललितादित्य मुक्तापीड़, जिन्होंने वाकपति राज और भवभूति जैसे कवियों को अपने पास संरक्षण दिया था। प्रियदर्शिका और रत्नावली ये हर्ष के द्वारा लिखित नाटक है। गुप्त काल में शूद्रक के द्वारा लिखा गया था मृच्छकटिकम ग्रंथ, नाटक के रूप के अंदर है। और इसी नाटक के अंदर निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और सदाचारी गणिका वसंत सेना का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है मृच्छकटिकम, जिसके लेखक थे शूद्रक के द्वारा लिखित ग्रंथ मृच्छकटिकम। इस मृच्छकटिकम से पता चलता है कि चारुदत्त नामक जो ब्राह्मण है यह हत्यारा प्रमाणित हुआ, फिर भी इसे मृत्युदंड नहीं दिया गया। तो ये चीज बताती है कि गुप्त काल के अंदर दंड व्यवस्था भी ज्यादा कठोर नहीं थी, गुप्तकालीन दंड व्यवस्था नरम थी। मृच्छकटिकम नाटक की खासियत है कि इस नाटक के अंदर पहली बार आम लोगों के बारे में जिक्र मिलता है। सामान्यतः ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर बड़े राजाओं और रानियों के बारे में ज्यादा जिक्र मिलता है, पर इस नाटक के अंदर सामान्य जनता को आधार बनाकर लिखा गया है यह नाटक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? अमर सिंह किसके समकालिक थे? ऑप्शन के अंदर नंबर 1 के ऊपर दे रखा है अश्वघोष। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क प्रथम का दरबारी कवि था। अश्वघोष, अश्वघोष के द्वारा ग्रंथ लिखे गए बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण जैसे ग्रंथों की रचना की गई थी अश्वघोष के द्वारा। भवभूति का अभी जिक्र किया, मालती माधव के रचयिता है भवभूति। पतंजलि सुंग वंश के समय हुए। सुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र सुंग, जिसके पुरोहित थे पतंजलि। पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, जिनमें से एक में पुरोहित का काम किया गया था पतंजलि के द्वारा। कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास, कई ग्रंथों की रचना करी गई कालिदास के द्वारा। रघुवंश, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार जैसे ग्रंथों की रचना की गई। इस प्रश्न का उत्तर निकलेगा गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके दरबार में 9 विद्वान थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 विद्वानों में कालिदास का उल्लेख मिलता है। इन 4 में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 विद्वान, जिनमें नाम आता है कालिदास, धनवंतरी, सपणक, अमर सिंह, शंकु, वैताल भट्ट, घटकरपर, वरहा मिहिर और वर रुचि। देखिए यहां पर कालिदास के साथ जो 8 विद्वानों का नाम आया है, उसके अंदर अमर सिंह का भी नाम आ गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 विद्वान थे, जिनमें कालिदास और अमर सिंह का भी जिक्र मिलता है। इससे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कालिदास। अमर सिंह के द्वारा अमर कोश ग्रंथ की रचना की गई, और इस अमर कोश के अंदर गुप्त काल में भूमि के जो अलग अलग प्रकार है, 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया गया अमर सिंह के ग्रंथ अमर कोश में है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दक्षिण के राज्यों पर कैसा आधिपत्य था? समुद्रगुप्त ने कई विजय प्राप्त करी है। प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त ने अलग अलग क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी, और उन क्षेत्रों में उसके द्वारा अलग अलग नीतियों का पालन किया गया। समुद्रगुप्त आर्यावर्त की विजय करता है। आर्यावर्त के अंदर प्रारंभ में समुद्रगुप्त ने 3 राजाओं को पराजित किया।
आर्यावर्त के दूसरे युद्ध में समुद्रगुप्त 9 राजाओं को पराजित कर रहा है। आर्यावर्त के राजाओं को पराजित करने के बाद समुद्रगुप्त ने उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था। समुद्रगुप्त के द्वारा जंगली राज्यों को भी जीता गया। जंगली राज्यों को समुद्रगुप्त ने अपना दास बना लिया था। समुद्रगुप्त ने भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर स्थित राज्यों को भी पराजित किया और पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने नीति अपनाई थी कि वे राज्य समुद्रगुप्त को सभी प्रकार का कर देंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे, समुद्रगुप्त को समय समय पर अभिवादन भी करेंगे। समुद्रगुप्त ने विदेशी राज्यों की भी विजय करी और वहां समुद्रगुप्त ने नीति अपनाई थी, विदेशी राज्य समुद्रगुप्त के समक्ष आत्मनिवेदन करेंगे, अपनी कन्याएं समुद्रगुप्त को दान में देंगे, अपने राज चिन्ह में गुप्तों का राजकीय चिन्ह गरुड़ अंकित करवाएंगे। तो समुद्रगुप्त का दक्षिण के राज्यों पर कैसा आधिपत्य था? इन्हें गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया? नहीं, ये नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राज्यों के प्रति। ये राज्य उसे सम्मान देते थे। ये भी नहीं होगा समुद्रगुप्त को सम्मान दे रहे प्रयाग प्रशस्ति के अंदर पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के राज्य। दक्षिण के राज्यों पर समुद्रगुप्त का अधिकार था, समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय करी है। सही उत्तर होगा ये राज्य उसे नियमित कर देते थे, दक्षिण के राज्य समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? भारत में कई चीनी लेखक आए बुद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। भारत में चीनी लेखक आए फाइयान, हावेनसांग, इत्सिंग, इनका विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। फाइयान गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आ रहा है। हावेनसांग हर्षवर्धन के काल के अंदर भारत में आया। चीनी यात्री इत्सिंग 671 ईस्वी के आसपास भारत के अंदर आ रहा है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं इस नाम से, यिन तू के नाम से चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख किया है। फोकियो की फाइयान के यात्रा वर्णन का नाम है। सीयू की हावेन सांग के द्वारा लिखित यात्रा वर्णन का नाम है। पांचाओ चीनी सेनापति का उल्लेख मिलता है। तो चीनी लेखकों ने और विशेषकर हावेन सांग ने भारत का उल्लेख यिन तू के नाम से किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलवार संत नहीं था? दक्षिण भारत में आलवार व नायनार संतों का उदय हुआ है। साउथ में पल्लव वंश और चोल वंश के समय हमें आलवार और नायनार संतों का उल्लेख मिलता है। आलवार संत विष्णु के उपासक थे व नायनार संत शिव के उपासक थे। आलवार संतों की संख्या 12 मिलती है, नायनार संतों की संख्या 63 मिलती है। आलवारों के अंदर एकमात्र महिला संत के रूप के अंदर अंडाल या गोदा का जिक्र मिलता है। नायनारों के अंदर महिला संत में कर इक्काल अमैयार के नाम का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। इन संतों में से पोएगई, पुडम और तिरुमंगई ये तीनों आलवार संत थे। तो सही उत्तर होगा तिरुज्ञान नायनार संतों के रूप के अंतर्गत जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में स्थित है? भारत में बुद्ध शिक्षा के जो प्रारंभिक केंद्र स्थापित हुए थे
उनमें तो नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र आता है। विक्रमशिला भारत के अंदर पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र रहा था। भारत में बौद्ध धर्म को पूर्व मध्य काल में सबसे ज्यादा संरक्षण दिया था पाल वंश के राजाओं के द्वारा। पाल वंश के शासक गोपाल, धर्मपाल और देवपाल, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। तो बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ, किंतु बंगाल के पाल वंशी राजाओं के प्रभाव में बिहार का क्षेत्र भी था। तो वर्तमान के अनुसार विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा की गई, ये विश्वविद्यालय वर्तमान के अनुसार बिहार के अंदर आता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे और सबसे ज्यादा तिब्बत के बाहरी छात्रों में सबसे ज्यादा तिब्बत के छात्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। कहते हैं कि विक्रमशिला का पूरा के पूरा एक छात्रावास तिब्बत के छात्रों के लिए सुरक्षित रखा जाता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सियल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? हमारे रिट के सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है भारत का विदेशों के साथ संबंध या भारतीय संस्कृति का विदेशों के साथ प्रसार। यह प्रश्न उसी टॉपिक से रिलेटेड है। श्रीलंका के साथ भारत का संबंध अति प्राचीन काल से रहा है। हमें जिक्र मिलता है 500 बीसी में भड़ौच के राजकुमार विजय के नेतृत्व में भारत के लोगों ने श्रीलंका में अपना राज्य स्थापित किया था। अशोक के समय हमें लंका के शासक तिस्स का उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका का शासक था मेघवर्ण। तो भारत के अति प्राचीन काल से श्रीलंका के साथ हमें संबंध मिलते हैं। चोल वंश के राजा, चोलों का उदय हुआ तंजौर तमिलनाडु के क्षेत्र में चोल वंश का उदय हुआ है। चोलों के प्रारंभिक राजाओं के अंदर हमें विजयालय, आदित्य प्रथम, प्रांतक प्रथम, गंडरादित्य, अरिंजय और सुंदरदित्य का जिक्र मिलता है। पर इन प्रारंभिक राजाओं के काल के अंदर चोल सत्ता ज्यादा विस्तृत नहीं हुई है। चोलों के अंदर पावरफुल शासकों में हमें जिक्र मिलता है राजा धीराज 985 से 1014 के मध्य चोल शासक हुआ था राजा धीराज। इसने श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया था। वह श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों को जीतने वाला पहला चोल शासक है राजा धीराज प्रथम, जिसने श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों को पहली बार जीता। कंप्लीट श्रीलंका को नहीं जीता गया राजा धीराज के द्वारा। राजा धीराज के बाद चोलों के अंदर शासक हुआ है राजेंद्र प्रथम। 1014 से 1044 के मध्य चोल शासक राजेंद्र प्रथम, और इस राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूरी तरह जीतकर अपने राज्य के अंदर शामिल कर लिया था। तो श्रीलंका राजेंद्र प्रथम के समय पूरी तरह चोलों के अधिकार में आ चुका है। कालांतर में चोलों की सत्ता कमजोर हुई थी और चोल वंश के अंदर राजाओं का जिक्र आता है। अद्दी राजेंद्र 1070 में चोल शासक हुआ। अद्दी राजेंद्र के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया, मौत के घाट उतार दिया गया अद्दी राजेंद्र को। अद्दी राजेंद्र के बाद चोलों में राजा बनाए कुलोत्तुंग प्रथम। 1070 से 1120 तक राज्य किया गया कुलोत्तुंग प्रथम, और इसी कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका भारत से स्वतंत्र हो चुका है। विक्रम बाहु के नेतृत्व के अंदर श्रीलंका भारत से स्वतंत्र हो गया था और कुलोत्तुंग प्रथम ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे लंका के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न है, महोदया
किसका पुराना नाम है? प्राचीन भारत में कई जगहों के हमें अलग अलग नामों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि पुष्पपुर शब्द काम में लिया गया है पाटलिपुत्र के लिए। पुरुषपुर शब्द काम में लिया गया है पेशावर के लिए। महोदया पुराना नाम काम में लिया गया है कन्नौज के लिए। कन्नौज जिसे कान्य कुब्ज के नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए महोदया नाम भी काम में लिया गया है। जेजाक भुक्ति शब्द काम में लिया गया है बुंदेलखंड के लिए, जहां चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा राज्य स्थापित किया गया था। खजुराहो भी मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर, जिसे चंदेलों ने अपनी राजधानी बनाने का काम किया। पाटलिपुत्र तो बहुत प्रसिद्ध जगह है जहां से मौर्य वंशी राजाओं के द्वारा राज्य किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? भारत में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों के शासनकाल के अंदर हुआ है। पल्लव वंश जिसने तमिलनाडु में कांची के क्षेत्र के अंदर राज्य किया। पल्लवों में शासक हुआ है नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने महामल्ल की उपाधि धारण करी। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय रथ मंदिरों का निर्माण हुआ, जिन्हें सप्त पैगोड़ा के नाम से भी जाना गया। कई रथ मंदिर बने थे, द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ, वलय कुंठी रथ मंदिर। एक ही पत्थर को तोड़कर बड़े बड़े रथ मंदिर भारत में बने सर्वप्रथम पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय के अंदर। इन रथ मंदिरों में से कई रथ मंदिर तो अचल स्थिर थे, कुछ रथ मंदिर सचल हैं, छोटे रथ मंदिर जिन्हें रथ यात्राओं के दौरान एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जाता था। इन रथ मंदिरों में से सबसे छोटा रथ मंदिर है द्रौपदी रथ, सबसे छोटा रथ मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुगंधा देवी जिसने आसीन लक्ष्मी के आकृति युक्त सिक्के चलाए थे, वह कहां की रानी थी? भारत के प्रारंभिक इतिहास में महिलाओं के द्वारा शासन करने का उल्लेख बहुत कम मिलता है। गुप्त वंश में जिक्र मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पति की मृत्यु के बाद वाकाटक राज्य का शासन चलाया था। कश्मीर के अंदर हमें महिलाओं के द्वारा शासन में भाग लेने का कई जिक्र मिलता है। कश्मीर के अंदर 3 वंश आए, कारकोट वंश, उत्पल वंश व लोहर वंश। कलहण की राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। कश्मीर में उत्पल वंश हुआ था। कश्मीर के उत्पल वंश का संस्थापक था अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के पश्चात शंकर वर्मन और गोपाल वर्मन जैसे शासक हुए। इस प्रश्न में जिस महिला का नाम दे रखा है सुगंधा देवी, ये सुगंधा देवी कश्मीर के उत्पल वंश के राजा गोपाल वर्मन की माता थी। कहते हैं कि गोपाल वर्मन बच्चा था तो उसकी सनक सिका के रूप के अंदर सुगंधा देवी के द्वारा राज्य चलाया गया। तो सुगंधा देवी का जिक्र कश्मीर के अंदर मिलता है। कश्मीर की रानी है सुगंधा देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था? भारत में भूमि अनुदान सामंतवादी व्यवस्था का जिक्र करता है। भूमि अनुदान ब्राह्मणों को भी दिए जाते थे, परिवार के लोगों को भी दिए जा रहे हैं, उच्च अधिकारियों को भी भूमि अनुदान दिए जाते थे। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय के अंदर जिक्र नहीं मिलता है,
कि उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि दान दिया गया हो। मौर्य काल के अंदर ज्यादातर अधिकारियों को हमें नकद वेतन देने का ही उल्लेख मिलता है, पर गुप्त काल में सामंतवाद का उदय और यही सामंतवाद आगे और ज्यादा विस्तृत होता है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के अंदर। तो हर्षवर्धन के समय में उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सोमनाथ का मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया किस देवता से संबंधित है? महमूद गजनवी पहला बड़ा तुर्क आक्रमणकारी जिसने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। हेनरी इलियट की पुस्तक महमूद गजनवी एंड हिज इन्वेंशन से हमें पता चलता है महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण है ये इसका 15वां आक्रमण था। मुस्लिम इतिहासकार उत्बी ने महमूद गजनवी के इस आक्रमण का जिक्र किया है। गुजरात के अंदर चालुक्य वंश का राजा हुआ था भीम प्रथम 1022 से 1064 के मध्य। इसी भीम प्रथम के समय 1025 के अंदर महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण कर रहा है। कह रहे हैं कि यह मंदिर मूल रूप से लकड़ी का बना हुआ था। तुर्क आक्रमणकारी ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भगवान शिव से रिलेटेड सोमनाथ देवता से संबंधित मंदिर नष्ट कर दिया गया। आगे चलकर इस मंदिर का पुनः निर्माण हुआ है। भीम प्रथम व कुमारपाल चालुक्य के काल में इस मंदिर के पुनः निर्माण को बताया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्न में से किस शासक के दरबार में थे? अभी हमने बात करी भारत में बौद्ध धर्म को भविष्य में सबसे ज्यादा संरक्षण दिया पाल वंश के राजाओं के द्वारा। सारे पाल वंश के राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। इन सब ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। गोपाल पाल वंश के संस्थापक के रूप के अंदर जाना जाता है। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। धर्मपाल ने बौद्ध शिक्षा के अंदर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया। देवपाल को भारत में बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला शासक बताया जाता है। महिपाल भी पाल शासक हुआ 988 से 1038 के मध्य। पर बौद्ध लेखक हरिभद्र जिस शासक के दरबार के अंदर थे वह उत्तर होगा धर्मपाल के दरबार के अंदर थे बौद्ध लेखक हरिभद्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हर्ष को प्रारंभ में बौद्ध धर्म की ओर किसके द्वारा उन्मुख किया गया था? अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हर्षवर्धन हावेनसांग के प्रभाव से बौद्ध धर्म का अनुयायी बना है, किंतु हर्षवर्धन को प्रारंभ में बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख करने का काम किया गया था दिवाकर मित्र के द्वारा। कहते हैं कि हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री के पति ग्रह वर्मा, जिसकी हत्या कर दी गई मालव शासक देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक के द्वारा, उसके बाद में हर्ष की बहन राज्यश्री सती होने के लिए जा रही है। तब कहते हैं हर्षवर्धन अपनी बहन को ढूंढने का प्रयास कर रहा है और उस कार्य में हर्षवर्धन को सहायता दी गई थी बौद्ध दिवाकर मित्र के द्वारा। तो ये प्रथम व्यक्ति था जिसने हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख किया है। कालांतर के अंदर हावेनसांग के प्रभाव से हर्षवर्धन पूरी तरह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अवंती सुंदरी के साथ
राजशेखर का विवाह किस प्रकार के विवाह का उदाहरण है? इस प्रश्न में आप देखिए विवाह शब्द का उल्लेख आया है। प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र मिलता है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह। पर विवाह के इन प्रकारों के अलावा भी कई और भी विवाहों के प्रकार मिलते हैं। राजशेखर नामक प्रसिद्ध विद्वान गुर्जर प्रतियार वंश के समय में हुए। गुर्जर प्रतियार शासक महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय और महीपाल के समकालिक थे विद्वान राजशेखर। राजशेखर ने कई ग्रंथों की रचना करी है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यसाल भंजिका, भुवन कोश और बाल रामायण जैसे ग्रंथों की रचना कर रहे हैं राजशेखर। और इन्हीं राजशेखर का अवंती सुंदरी के साथ जो विवाह हो रहा है वह अंत विवाह नहीं है। अंत विवाह कहलाता है अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना, अंत विवाह कहलाता है। बहिर्विवाह, बहिर्विवाह अंत विवाह का अपोजिट नहीं होगा। बहिर्विवाह अंत विवाह का सप्लीमेंट्री या पूरक विवाह के रूप के अंतर्गत जाना जाता है। बहिर्विवाह का अर्थ है अपनी ही जाति में अपनी गोत्र, प्रवर, पिंड इत्यादि को छोड़कर जो विवाह किया जाता है वह बहिर्विवाह के रूप के अंतर्गत जाना जाता है। अंत विवाह का अपोजिट होता है अंतर जातीय विवाह, अपोजिट विवाह के अंदर कहलाएगा। तो अंत विवाह उत्तर सही नहीं है, बहिर्विवाह भी सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुलोम विवाह, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वर उच्च वर्ण का और वधु उससे निम्न वर्ण की। तो ये ब्राह्मण राजशेखर का विवाह अवंती सुंदरी के साथ अनुलोम विवाह के रूप के अंदर जाना जाएगा। प्रतिलोम विवाह के अंदर वधु उच्च वर्ण की और वर उससे निम्न वर्ण का होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्तोत्र में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है? बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि जिसने कादंबरी और हर्षचरित्र की रचना करी, इसके अंदर जिक्र नहीं है हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का। हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख जो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ, इसमें भी हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का उल्लेख नहीं है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय बादामी का चालुक्य शासक है। 609 से 642 ईस्वी के अंदर पुलकेशिन द्वितीय बादामी का चालुक्य शासक हुआ। इसके समय का ऐहोल अभिलेख जिसकी रचना की गई है जैन रवि कीर्ति के द्वारा, ऐहोल अभिलेख 634 ईस्वी का है। और इस ऐहोल अभिलेख से हमको पता चलता है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट के ऊपर पराजित किया था। इसके बाद चीनी यात्री ह्वेनसांग का यात्रा विवरण, और इस यात्रा विवरण के अंदर ह्वेनसांग एक जगह का जिक्र कर रहा है, मु हो लो च नामक जगह का जिक्र कर रहा है। और यह जगह बताई जाती है कर्नाटक के नजदीक महाराष्ट्र के अंदर, और कहते हैं कि वहां का शासक बहुत शक्तिशाली था। और ह्वेनसांग जिक्र कर रहा है कि वहां का राजा शक्तिशाली है, तो इसका मतलब हर्षवर्धन उसे पराजित नहीं कर सका था। इस कारण हमारे पास 2 प्रमाण हैं जिससे पता चलता है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष हुआ था। तो ऐहोल अभिलेख और एक ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी व डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? ऑप्शन में पहला शासक लिखा हुआ है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। दंती दुर्ग के द्वारा हिरण्य गर्भदान
अनुष्ठान करने का हमें जिक्र मिलता है। अमोघ वर्ष भी राष्ट्रकूट वंश का शासक है। बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ अमोघ वर्ष, जिसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा का ग्रंथ लिखा। अमोघ वर्ष की राजसभा में आदि पुराण के लेखक जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य भी इसके दरबार के अंदर थे। देवपाल पाल वंश का तीसरा शासक है और पाल वंश के प्रारंभिक राजाओं में सबसे शक्तिशाली देवपाल। नारायण पाल का बादल अभिलेख देवपाल की विजयों का उल्लेख करता है। नागभट्ट गुर्जर प्रतियार वंश का शासक हुआ है। गुर्जर प्रतियारों में नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय का उल्लेख हमें मिलता है, किंतु तुला पुरुष दान संपन्न किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष 814 से 878 के मध्य भारत के अंदर राज्य कर रहा है। कहते हैं कि अमोघ वर्ष ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, पर अमोघ वर्ष देवी का भी परम भक्त था। कहते हैं कि देवी पूजा के दौरान इस व्यक्ति ने अपने बाएं हाथ की एक अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। तो इसी अमोघ वर्ष के द्वारा तुला पुरुष दान संपन्न किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 800 से 1200 ईस्वी तक भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सामंतवाद। 800 से 1200 का जो समय है उसको हम पूर्व मध्यकाल, राजपूत युग, सामंतवाद का युग और उत्तर प्राचीन काल के नाम से भी जानते हैं। इस काल को इंडियन हिस्ट्री का डार्केस्ट एज भी कहा है कई विद्वानों ने, किंतु वर्तमान में डार्केस्ट एज की अवधारणा को सही नहीं माना जाता है। उसके स्थान पर सो कॉल्ड डार्केस्ट एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहना ज़्यादा सही होगा इस टाइम पीरियड को। इस टाइम पीरियड में सामंतवाद का उदय हो रहा है। डी कौशाम्बी जिक्र करते हैं कि राजनीतिक कारणों और आर्थिक कारणों की वजह से इस टाइम पीरियड के अंदर सामंतवाद का उदय हुआ है। सामंतवाद ने व्यवस्था को स्थापित किया। इसी सामंतवाद की वजह से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई राजपूत राज्यों की स्थापना हुई। ये सामंत राजपूत राजाओं की शक्ति का प्रमुख आधार स्रोत रहे थे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.